अच्छा सर, अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक सवाल कर लेते हैं जिसके अंदर आपको देखें 3 बैलेंस शीट दी हुई हैं। सही है जी, वो मैं रीड भी कर लेता हूँ सवाल को। बिलो आर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ 3 कंपनीज एज एट 31 दिसंबर 2009। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि आपको 3 बैलेंस शीट गिवन होंगी जिसमें से 2 आपस में कंसोलिडेट हो जाएंगी, एक से एसोसिएट होगी। अब हम ये देख लेते हैं सवाल के अंदर कि कौन सी कंपनी मेरी एसोसिएट है और कौन सी कंपनी मेरी सब्सिडरी है। तो अगर मैं यहाँ पे सवाल पे फोकस करूं तो यहाँ पे देखें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बाबू लश पश तीनों कंपनीज का दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट इन लश कंपनी 80% है। दैट मीन्स कि ये दूसरी कंपनी आपको बैलेंस शीट दिख रही है वो हमारी है टेक्निकली सब्सिडरी, और ये जो इन्वेस्टमेंट इन पश कंपनी है वो है 20%, दैट इज माई एसोसिएट। उसने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को 224 पे कैरी किया हुआ है, प्रोबेबली दिस इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आगे लेके चलते हैं। फिर वो नीचे लिख के देता है कि बाबू एक्वायर्ड, मतलब पेरेंट एंटिटी एक्वायर्ड शेयर्स इन लश कंपनी, यानी ये बात कर रहा है सब्सिडरी की, ऑन जनवरी 1, 2009 व्हेन सब्सिडरी हैज रिटेन लॉसेस ऑफ 56,000। तो यानी सर अगर मैं अपनी थीम के हिसाब से सबसे पहले बनाऊं नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, तो सर नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी हम सबसे पहले बनाएंगे कौन सी डेट के सर, एट एक्विजिशन के। आपने कहा सर शेयर कैपिटल की बात कर लें, तो आपने कहा सर हमारा जो शेयर कैपिटल है वो यहाँ पे ऑल टुगेदर आ रहा है 840 का सब्सिडरी का, और सर यहाँ पे भी ये सेम ही रहा एट रिपोर्टिंग डेट। ये आ गया सर हिसाब किताब। अच्छा भाई, इसके बाद आपने कहा कि रिटेन अर्निंग या लॉसेस, तो यहाँ पे उसने कहा कि भाई आपके पास 56,000 का एज एट द डेट ऑफ एक्विजिशन लॉस था। तो अगर मैं ऑल टुगेदर अपने पास रिपोर्टिंग डेट की रिटेन अर्निंग देखूं तो वो 602 है, यानी इस कंपनी ने कुल मिला के अपने जो लॉसेस हैं उसको भी रिकवर कर लिया और प्रॉफिट में भी आ गई है। हमने क्या किया, इसको सम कर लिया, हमने कहा ये आ गया एट एक्विजिशन एट रिपोर्टिंग। अभी हमें ये देखना है कि सर क्या इस कंपनी की कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। देखें दूसरी एडजस्टमेंट वो बता रहा है कि पेरेंट एंटिटी में इन्वेस्टमेंट एक्वायर की हुई है, सही है, जब उसकी रिटेन अर्निंग 140 थी, तो वो हम ग्रुप रिजर्व बनाते वक्त सोचेंगे। इन्वेस्टमेंट इन पश लिमिटेड यानी बता रहा है कि भाई जो आपकी सब्सिडरी है, उस बल्कि सॉरी जो आपकी एसोसिएट है, एसोसिएट में आपकी 2.8 मिलियन की इंपेयरमेंट हो चुकी है, और नीचे लिख के देता है पॉलिसी ऑफ पेरेंट एंटिटी ये है कि वो एनसीआई को किस पे रखता है, फेयर वैल्यू पे, मतलब फुल गुडविल है। खैर इसमें कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमने यहाँ पे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकाल लिया 658 का। इसको दो लोगों में बाइफरकेट करेंगे, पेरेंट एंड एनसीआई। इसको मैंने पेरेंट को हिस्सा दे दिया 80% का और मैंने एनसीआई को हिस्सा दे दिया 20% का। अब मैं सर यहाँ पे गुडविल निकाल लेता हूँ। सर गुडविल के लिए मैंने यहाँ पे रखनी है कंसिडरेशन ऑफ पेरेंट। अच्छा, कंसिडरेशन ऑफ पेरेंट हमें दी हुई है सर यहाँ पर 644। हमने कहा सर कंसिडरेशन ऑफ पेरेंट के बाद आप रख दें यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, और आई थिंक कि ये गिवन है। हमने कहा सर वो क्योंकि रुपीज़ इन 1000 में चल रहा है सवाल, तो हमने 160 प्लेस करना है यहाँ पर। मैंने कहा सर ये दोनों कर कराने के बाद हमारे पास ये जो सम आया है ये आ गया हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस। इसमें से मैंने नेट एसेट्स माइनस किए 100% के ये वाले, तो हमारे पास ऑल टुगेदर गुडविल आ गई 20 की। ये आ गई हमारे पास गुडविल 20 की। अच्छा भाई, ये यू नीड टू रिमेंबर कि ये फुल गुडविल है। इसके बाद हमने कहा कि सर आप एनसीआई पे काम कर लें, एनसीआई पे काम कर लें। अच्छा, हमने कहा कि भाई फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई आपके पास 160 है, इसमें आप पोस्ट एक्विजिशन पार्क करें 131.6 का, और आपका टोटल आंसर आ गया ये। अगेन आप कह रहे होंगे सर इंपेयरमेंट, बेटा इंपेयरमेंट जो है ना वो आपकी एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट की आई है, गुडविल की नहीं आई है। रीड कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट इन पश लिमिटेड हैज बीन इंपेयर्ड बाय 2.8, यानी जो इंपेयरमेंट आई है वो आपकी एसोसिएट में की गई इन्वेस्टमेंट पे आई है, ये बात याद रखिएगा। चलें जी, हमने कहा इसके बाद हम बनाएंगे
ग्रुप रिजर्व्स। अच्छा, ग्रुप रिजर्व के अंदर रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट एंटिटी आ गया, एजेड का वो आपको गिवन है, वो दिया हुआ है 1232, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, इसके बाद हमने इसमें पार्क किया भाई पोस्ट एक्विजिशन, और पोस्ट एक्विजिशन का मेरा जो शेयर है वो 526 है। मैंने कहा सर मुझे यहाँ क्लोज नहीं करना, अपने आपसे सवाल पूछना है कि आप पेरेंट से सब्सिडरी को कोई सेल है, नहीं है, कोई इम्पेयरमेंट है गुडविल की, नहीं है। तो हमने कहा सर अब मुझे याद आया कि मेरी सेपरेट बुक्स में, पेरेंट एंटिटी की सेपरेट बुक्स के अंदर एक इन्वेस्टमेंट 224 पे कैरी हो रही है, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अब मैं उसकी कौन सी अकाउंटिंग करूंगा? इक्विटी अकाउंटिंग करूंगा, पर इक्विटी अकाउंटिंग पेरेंट एंटिटी ने सेपरेट बुक्स में सोची ही नहीं होगी। वो सारी चीजें, वो सारे पैरामीटर्स अब आप देखेंगे कि एज इफ के पहली बार आप अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो आपने कहा कि भाई आप अब बनाएंगे नेट एसेट्स ऑफ एसोसिएट। तो मैंने कहा नेट एसेट्स ऑफ एसोसिएट में एट एक्विजिशन आ गया और एट रिपोर्टिंग आ गया। आपने ये देखना है कि जब आपने इस कंपनी को खरीदा था तो उस दिन पे इसका शेयर कैपिटल कितना था। तो आपने कहा भाई एसोसिएट की बैलेंस शीट में चले गए, वो आ गया 560, और रिटेन अर्निंग्स आपके पास कितनी थी भाई, वो सवाल में गिवन है कि बाबू एक्वायर शेयर्स इन पश ऑन जनवरी 1, 2009 व्हेन पश हैज अ रिटेन अर्निंग ऑफ ₹140। तो हमने कहा कि भाई वो 140 की रही होगी। इसमें भी अल्लाह का शुक्र है कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं है। तो मैंने कहा अगर मैं इस पे 20% चेक करूं तो जानी इसका 20% आ गया हमारे पास 140। क्या हम ये कह सकते हैं कि मैंने जो ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है वो 224 की और मेरा शेयर बनता है कितना, 140। तो मैंने बकाया पैसे गुडविल के लिए दिए हुए जो उसके अंदर मौजूद हैं। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग चल रही होती तो मुझे ये चेक करने की भी नीड नहीं थी, ना कि पेरेंट एंटिटी ने किया हुआ है। बट अगेन वी नो द फैक्ट कि एक्विजिशन डेट के ऊपर हमारा हिस्सा इस एसोसिएट के अंदर 140 का है, बाकी ऊपर जो बकाया पैसे दिए हैं वो पेरेंट एंटिटी ने गुडविल के नाम पे दिए हुए हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या रिपोर्टिंग पे आते आते कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड हिस्सा एसोसिएट की इक्विटी में बचता है। तो सर देख लेते हैं 448 का रिटेन अर्निंग है। तो रिपोर्टिंग पे आते आते देखें उसके नेट एसेट्स इनहांस हो गए और हम देखें तो 201.6 हो गया। तो मैंने कहा भाई पोस्ट एक्विजिशन, यानी हम यहां पे लिखते हैं शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है ये, तो सर जो एसोसिएट ने डिविडेंड दिया होगा भाई, वो अगर एसोसिएट ने डिविडेंड दिया भी होगा तो वो पेरेंट एंटिटी के इस वाले रिटेन अर्निंग में ऑटोमेटिकली शामिल होगा, उसकी तो पंचायत ही नहीं करनी है। तो हमें जो पंचायत करनी है उसकी जो एसोसिएट के लिए पेरेंट एंटिटी ने नहीं रिकॉर्ड किया होगा, दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि ये वो शेयर है जो मुझे एसोसिएट की तरफ से मिलना चाहिए जो मैंने अभी रिसीव नहीं किया हुआ। तो हमने ये सीखा था ना, एसोसिएट प्रॉफिट कमाएगी, जो बांटेगी वो तो डिविडेंड के नाम पे आ जाएगा, जो नहीं बांटेगी वो इक्विटी में चला जाएगा। और वो जो इक्विटी में चला गया उसको मैं निकाल रहा हूँ, दैट इज क्योंकि अगर सेपरेट बुक्स में यही इक्विटी अकाउंटिंग हो चुकी होती तो यही पेरेंट एंटिटी इक्विटी अकाउंटिंग करते वक्त 61.60 पार कर चुका होता। तो इसकी टेक्निकली एंट्री ये बननी चाहिए इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट और ग्रुप रिजर्व क्रेडिट। तो मैंने कहा शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एसोसिएट का कितना आ गया भाई, 61.60। पर अगेन मैं यहां पे क्लोज करने लगा था तो मुझे याद आया कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इंपेयर भी हो गई है। तो जैसे 61.60 की वजह से आपने इन्वेस्टमेंट को इन्हांस किया, एक इनकम बुक की, अब वही इन्वेस्टमेंट इंपेयर होगी तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी कम और आपका लॉस हो जाएगा ज्यादा। तो वो ग्रुप रिजर्व में पार्क करो क्योंकि वो अब तक पार्क नहीं हुआ हुआ। तो हमने कहा यह आ गया इंपेयरमेंट इन एसोसिएट। तो हम सवाल में जाके देखते हैं कि वो क्या सूरत हाल है, कितनी दी हुई है। तो सर उसने कहा कि 2.8। तो मैं सिंपली यहाँ पे 2.8 क्योंकि रुपीज इन 1000 चल रहा है, ये आ गया जी। और हमने कहा इंपेयरमेंट इन एसोसिएट्स को नेगेटिव रखते हैं 2.8 का। अच्छा भाई, फिर हमने कहा कि भाई ये अमाउंट आ गई 1817.20 की। तो अब अगर हम बैलेंस शीट बनाए बच्चों तो बैलेंस शीट के अंदर एक एक करके लाइन आइटम देखते हैं। पीपी आ रहा है 1120,980 का। मैंने कहा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सही, अगेन देख लेते हैं भाई 1120 और 980। मैंने कहा 1120 प्लस 980। अच्छा सर गुडविल कितनी आ रही है भाई,
सर गुडविल हमारे पास आ रही है 20 की। अच्छा, इसके बाद हमने कहा कि सर हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। सर मैं डेफिनेटली यहाँ पे रखूँगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, क्योंकि पेरेंट वाली तो एलिमिनेट हो जाएगी। सेपरेट बुक्स में कितनी आ रही है 224 की, इसके अंदर मैंने 61.60 ऐड किया क्योंकि अनडिस्ट्रीब्यूटेड शेयर से ये इंक्रीज होनी थी, और इम्पेयरमेंट ने इसको कम कर दिया, दैट इज 2.8। तो मैंने कहा सर 224 प्लस आप 61.6 करें और इसमें से ये माइनस कर दें, ये आ गया आपके पास 224 ही है। चेक कर लेते हैं। ओके, इन्वेंट्री रिसीवेबल बैंक, हमने कहा यहाँ पे आ गया इन्वेंट्री रिसीवेबल और बैंक। अच्छा भाई, इन्वेंट्री के लिए हमने देखा कि भाई दो चीज़ों का सम आएगा 380 और 640, 380 प्लस 640, सही है जी। और वो आ गया 190 प्लस 310, 190 प्लस 310 35 और 58, और आपने कहा 35 और 58। तो हमने कहा सर ये भी आपके पास आ गया। तो आपने जब इनको सम किया तो इसका टोटल आ गया 4015.80 इंक्लूडिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। तो हमने कहा सर इसके बाद शेयर कैपिटल कितना है आपकी, इसका पेरेंट एंटिटी का 1120, ये हमने डाल दिया। सर इसके बाद आपने यहाँ पे ग्रुप रिजर्व्स पार्क करने हैं क्योंकि आई थिंक देयर इज नो प्रीमियम। हमने कहा भाई ग्रुप रिजर्व आ गया। एनसीआई भी आप ही ने निकाला है, ये रहा जी। और फिर इसके बाद आपने कहा कि सर एनसीआई भी आ गया। एनसीआई के बाद आपके पास ट्रेड पेबल और टैक्सेशन, ट्रेड पेबल और टैक्स पेबल। अच्छा, अगेन ट्रेड पेबल कितना आ रहा है आपके पास 150 प्लस 480 और 91 और 66, और 91 प्लस 66। तो अगर मैं इन दोनों को सम करूं तो ये मैच होता है। तो सर दिस वाज ऑल अबाउट कि आपकी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अगर सेपरेट बुक्स में कॉस्ट पे कैरी हो रही है तो आपने सिर्फ ये देखना है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन जो पेरेंट एंटिटी ने रिकॉर्ड नहीं किया होगा जस्ट बिकॉज कि उसने सेपरेट बुक्स में कॉस्ट पे रखा हुआ है, तो आपको करना होगा। बट अगेन दिस इज नॉट द एंड ऑफ एसोसिएट। हमें ये भी सीखना होगा आगे अगर पेरेंट एसोसिएट को या एसोसिएट पेरेंट को कोई गुड्स बेचे तो उसमें क्या होगा, तो वो बाद में सीखेंगे। जज़ाकल्लाह।